बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ, चलिए शुरू करते हैं आज का सेकंड एक क्लास। कल की क्लास में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस शुरू किया था और हमने सीवीपी एनालिसिस के सवाल किए थे, जिसमें ब्रेक इवन यूनिट निकालने के लिए सीवीपी एनालिसिस का इस्तेमाल किया था। ब्रेक इवन यूनिट्स और ब्रेक इवन अमाउंट दोनों चीज़ें निकालने के लिए। और हमने देखा था कि अगर फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज आए तो किस तरह से ब्रेक इवन पॉइंट चेंज हो जाता है, और अगर सेलिंग प्राइस में इंक्रीज आए तो टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए ब्रेक इवन की कंप्यूटेशन किस तरह होगी। उसके बाद हमने प्रोडक्ट मिक्स देखा था कि प्रोडक्ट मिक्स में ब्रेक इवन की कंप्यूटेशन किस तरह होगी, और किस तरह से फिर हम सबसे पहले प्रोडक्ट मिक्स का ब्रेक इवन नंबर ऑफ सेट निकालेंगे और फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, और इस तरह हम उनकी ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट और ब्रेक इवन अमाउंट दोनों किस तरह निकालेंगे। हम अगर इस फॉर्मेट पे चलेंगे तो ये फॉर्मेट हमें ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स भी दे देगा और ब्रेक इवन अमाउंट भी दे देगा। तो कल हमने ये किया था। उसके बाद हमने ब्रेक इवन देखा था उस केस में कि हम प्रोडक्ट मिक्स बना रहे हो और हमें एक टारगेट प्रॉफिट अचीव करना हो 4% का ऑन सेल का, और कंपनी की इंटेंशन ये भी हो कि वो 10% डिविडेंड पे करना चाह रही है शेयर कैपिटल पे। एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, और फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई थी, और उन एडिशनल इंफॉर्मेशन की बेस पे हमें जो है प्रोडक्ट मिक्स की ब्रेक इवन सेल और टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स और अमाउंट ऑफ सेल निकालनी थी, जो हमने निकाली थी कल। आ, आज की क्लास में हम देखते हैं कि सीवीपी एनालिसिस में किस तरह वॉल्यूम जो है वो प्राइस और प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एक कंपनी है मुश्क कंपनी, जो कि फ्रेगरेंसेस बनाती है, और उसकी फ्रेगरेंसेस की 3 ब्रांड्स हैं, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी। और उसकी सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है। और अगर सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ हो तो हम इसका डिफरेंस निकाल के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। तो हम यहीं पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 5000 वेरिएबल कॉस्ट ए की आ गई। 8 में से 3 गया, 5 बचा। 5000 वेरिएबल कॉस्ट बी की आ गई पर यूनिट, और 5 में से 2 गया, 3000 बचा। तो 3000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई ब्रांड सी की। ठीक है। इसके बाद ये सवाल में कह रहा है कि ईयर 20x4 में टोटल सेल जो है वो 15,600 मिलियन रही थी, और जो तीनों प्रोडक्ट का सेल्स वॉल्यूम रेशो था, तो सेल्स वॉल्यूम रेशो था 2:3:5, यानी ए के 2 यूनिट्स, बी के 3 यूनिट्स और सी के 5 यूनिट्स। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, एस्टिमेट्स दिए हुए हैं ईयर 20x5 के। और वो एस्टिमेट्स ये हैं कि 20x5 में एवरेज सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 20x5 में एक्सपेक्टेड है कि सेल्स प्राइस 14% से इंक्रीज हो जाएगी, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8% से इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद सवाल कह रहा है कि मार्केट में नॉर्मल ग्रोथ जो है वो 5% एस्टिमेट की गई है पर एनम, यानी हर साल 5% की नॉर्मल ग्रोथ होती है। और नॉर्मल ग्रोथ का मतलब है कि डिमांड 5% से इंक्रीज होती है।
या ये कह लें कि ओवरऑल सेल्स 5% से इंक्रीज होती है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कंपनी जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करने का सोच रही है ताकि वो एक बड़ी मार्केट कैप्चर कर सके, और उसका एस्टिमेट है कि उसको 250 मिलियन जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने पड़ेंगे, और इसके नतीजे में सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है कि एक ब्रांड ए की 15% इंक्रीज हो जाएगी सेल्स वॉल्यूम, ब्रांड बी की 12% इंक्रीज हो जाएगी सेल्स वॉल्यूम, और ब्रांड सी की 10% इंक्रीज हो जाएगी सेल्स वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो ये तो सवाल में इंफॉर्मेशन दी हुई है कुछ। फिर सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि आप ईयर 20x5 के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंप्यूट करें, और सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आप प्रमोशनल कैंपेन की वजह से जो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट कंप्यूट करें। ठीक है। अच्छा, अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है इसमें दो चीज़ें बताई हुई हैं सेल्स प्राइस और वॉल्यूम के इंक्रीज के अलावा। एक चीज़ बताई हुई है कि मार्केट में नॉर्मल ग्रोथ 5% है, और एक चीज़ बताई हुई है कि प्रमोशनल कैंपेन इंकर करना चाह रही है। अच्छा, ये प्रमोशनल कैंपेन की जो कॉस्ट है ये कंपनी के लिए डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है, वो चाहे तो इंकर कर सकती है चाहे तो इंकर ना करे। 5% नॉर्मल ग्रोथ तो होगी ही होगी, चाहे कंपनी ये कॉस्ट इंकर करे या ना करे। ठीक है। तो जब हम प्रमोशनल कैंपेन के इम्पैक्ट को देखेंगे तो 5% नॉर्मल ग्रोथ जो है उसमें इंक्लूसिव होगी। तो हम ये कर सकते हैं कि जब हम रिक्वायरमेंट बी को सॉल्व कर रहे हो तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें। एक पार्ट में हम 5% नॉर्मल ग्रोथ का इम्पैक्ट कंसिडर करें, और सेकंड पार्ट में फिर हम इसको प्रोसीड करें और देखें कि प्रमोशनल कैंपेन की वजह से सेल्स क्या होगी, और फिर 5% नॉर्मल ग्रोथ पे जो कंट्रीब्यूशन या सेल्स आ रही होगी और प्रमोशनल कैंपेन की वजह से जो सेल्स आ रही होगी, इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे और ये डिटरमिन कर लेंगे कि अगर हम सेल्स प्रमोशन करें तो इन एडिशन टू नॉर्मल ग्रोथ हमें सेल्स प्रमोशन की वजह से कितना एडिशनल बेनिफिट या कितनी एडिशनल सेल हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारी जब हम रिक्वायरमेंट भी सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हमारी अप्रोच होगी। ठीक है। चलिए फिलहाल तो रिक्वायरमेंट ए देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट ए बहुत सिंपल सी है, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो यही सवाल पढ़ते हुए ही निकाल ली थी। ठीक है। अब पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कह रही है कि सेल्स प्राइस 14% से इंक्रीज होगी, यानी कि इसमें 14% इंक्रीज आएगा 20x5 में, और ये जो डाटा दिया हुआ है ये 20x4 का दिया हुआ है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी इसमें 8% का इंक्रीज आएगा 20x5 में। ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे नोट कर ली कि सेल्स प्राइस पर यूनिट में 14% इंक्रीज आएगा 20x5 में, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में 8% इंक्रीज आएगा 20x5 में। अब इस फिगर को 1.14 से मल्टीप्लाई करके हम तीनों ए बी और सी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, इंक्रीज सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं 20x5 के लिए, जो काम हमने यहाँ किया हुआ है। 10,000 को हम 1.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 11,400 आएगा। ठीक है। इसी तरह जब हम 8,000 को 1.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9,120 आएगा रिवाइज सेलिंग प्राइस। और इसी तरह अगर हम 5,000 को 1.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5,700 रिवाइज सेलिंग प्राइस आएगी ईयर 20x5 के लिए प्रोडक्ट सी की या ब्रांड सी की। ठीक है। तो ये तो हमने निकाल ली सेलिंग प्राइस तीनों प्रोडक्ट की 20x5 के लिए। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट को हम 1.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20x5 के लिए हमारे पास तीनों प्रोडक्ट की
प्रोडक्ट ए बी सी तीनों प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 20x5 के लिए। यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। हमने 5000 को 1.08 से मल्टीप्लाई किया। 1 जो है वो एग्जिस्टिंग को शो कर रहा है और 0.08 इंक्रीज को शो कर रहा है। सेल्स प्राइस में भी इसी तरह है, 0.14 इंक्रीज को शो कर रहा है और 1 एग्जिस्टिंग को शो कर रहा है, और इसमें एडिशन हो रहा है इसलिए 1.14 से मल्टीप्लाई किया है। तो इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20x5 के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, ए की 5000 थी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हमने इसको 1.08 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 5400 आ गया। बी की भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5000 है, इसको हम 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा 5400। यही काम हमने यहाँ किया है। उसके बाद सी की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3000 है, इसको 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3240, जो कि प्रोडक्ट सी की 20x5 के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी। और हम सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे 20x5 का तीनों प्रोडक्ट के लिए। ए की सेलिंग प्राइस में से ए की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दी, हमारे पास ए का कंट्रीब्यूशन आ गया 20x5 के लिए 6000। 9120 में से 5400 निकाला हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3720 का। इसी तरह 5700 की सेलिंग प्राइस में से 3240 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल देंगे प्रोडक्ट सी की तो हमारे पास प्रोडक्ट सी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने तीनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया पर यूनिट और हमारी रिक्वायरमेंट ए कंप्लीट हो गई। अच्छा, आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट बी। रिक्वायरमेंट बी पे हमने पहले कहा दो कंडीशंस बताई हुई है। एक तो नॉर्मल मार्केट ग्रोथ है 5% की, जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कैंपेन होनी ही होनी है। ठीक है। और कैंपेन की वजह से अगर जो इंक्रीज या डिक्रीज आता है सेल्स में तो उसको हम अलग कंप्यूट करेंगे। 5% नॉर्मल ग्रोथ के लिए एक अलग कंप्यूटेशन करेंगे। फिर हम कैंपेन के साथ जो सेल्स में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा इंक्लूसिव ऑफ इम्पैक्ट ऑफ 5% नॉर्मल ग्रोथ वो देखेंगे। और फिर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे ताकि हमें पता लगे कि अगर हम प्रमोशनल कैंपेन करें तो इन एडिशन टू 5% नॉर्मल ग्रोथ प्रमोशनल कैंपेन की वजह से हमारी एडिशनल सेल कितनी होगी उसका इम्पैक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 5% नॉर्मल ग्रोथ के इम्पैक्ट को देख लेते हैं कि इसकी वजह से सेल्स पे और कंट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। अगर हम रेशो देखें तो हम यहाँ पे रेशो नोट डाउन कर लेते हैं कि जो एग्जिस्टिंग 20x4 में जो रेशो है सेल्स वॉल्यूम का रेशो है वो 2:3:5 है ए बी सी का। तो हमने ए बी सी का तीनों का सेल्स वॉल्यूम रेशो ले लिया, तीनों प्रोडक्ट की एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस ले ली। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बता दूं कि रिक्वायरमेंट बी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ए है। यानी रिक्वायरमेंट बी पे हम रिक्वायरमेंट ए में जो हमने रिवाइज सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कंट्रीब्यूशन की वर्किंग की है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम क्वेश्चन के ही सेलिंग प्राइस कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करेंगे और उसको लेते हुए चलेंगे और फिर जो है वर्किंग करेंगे। तो रिक्वायरमेंट बी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ए है। ठीक है। तो हमने सेल्स वॉल्यूम रेशो नोट डाउन कर लिया तीनों प्रोडक्ट का या तीनों ब्रांड्स का। ब्रांड ए के 2 यूनिट सेल हो रहे हैं, ब्रांड बी के 3 यूनिट सेल हो रहे हैं और ब्रांड सी के 5 यूनिट सेल हो रहे हैं। उसके बाद हमने तीनों की सेलिंग प्राइस नोट कर ली। तीनों की सेलिंग प्राइस जो है जो क्वेश्चन में गिवन है ऊपर वो नोट कर ली हमने। प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस 10,000 है, 10,000 आ गई।
प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस 8000 है, 8000 आ गई। और प्रोडक्ट सी की सेलिंग प्राइस 5000 है, 5000 आ गई। अच्छा, अब हम निकालेंगे कि तीनों की प्राइसेस जिस प्रोपोर्शन में सेल हो रही है उस प्रोपोर्शन में तीनों की सेलिंग प्राइस क्या बन रही है, या प्रोडक्ट मिक्स की सेलिंग प्राइस क्या बन रही है। ठीक है, हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि 2:3:5 जो है वो प्रोडक्ट मिक्स का रेशो है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट मिक्स को देखें तो ए के 2 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट मिक्स में 20,000 यूनिट्स के प्रोडक्ट सेल होंगे, 20,000 रुपीज़ के ब्रांड ए सेल होगी। इसी तरह प्रोडक्ट मिक्स में ब्रांड बी के 3 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो 8,000 इंटू 3 24,000 की प्रोडक्ट बी सेल होगी एक प्रोडक्ट मिक्स में। इसी तरह प्रोडक्ट सी के 5 यूनिट सेल हो रहे हैं और उसकी सेलिंग प्राइस 5 है, तो एक प्रोडक्ट मिक्स में प्रोडक्ट सी जो है वो 25,000 की सेल होगी। तब जाके हमारी प्रोडक्ट मिक्स की सेलिंग प्राइस आएगी, और वो सेलिंग प्राइस इन तीनों का सम होगी। 20,000 प्लस 24,000 44,000, 44,000 प्लस 25,000 69,000, और ये जो है वो प्रोडक्ट मिक्स की सेलिंग प्राइस है। और उसके बाद हम सेल्स ले लेंगे जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, एग्जिस्टिंग सेल 20x4 की जो कि क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सेल क्या दी हुई है, क्वेश्चन में सेल दी हुई है 15,600 मिलियन। तो यहाँ हम ये कर लेते हैं कि रुपीज़ थाउजेंड्स में फिगर है, तो हमने 15,600 की सेल ले ली। ठीक है। अच्छा, इस सेल को अब हम प्रोडक्ट मिक्स के प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। हम करेंगे 20,000 प्रोडक्ट ए के लिए, 20,000 डिवाइडेड बाय 69,000 मल्टीप्लाई बाय 15,600। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास 4522 आंसर आएगा, और ये हम कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं। 20,000 डिवाइडेड बाय 69,000 मल्टीप्लाई बाय 15,600, 4521.7। तो इसको राउंड ऑफ कर लिया है हमने यहाँ पर, तो हमारे पास 4522 की फिगर आई है। इसी तरह प्रोडक्ट ए के लिए हमने ये किया, प्रोडक्ट बी के लिए हम करेंगे 24,000 डिवाइडेड बाय 69,000 मल्टीप्लाई बाय 15,600। हम ये करके देख लेते हैं, इसको एम्प्टी कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। और 24,000 प्रोडक्ट बी की थी, 24,000 डिवाइडेड बाय 69,000 मल्टीप्लाई बाय 15,600। तो हमारे पास क्या फिगर आ रही है, 5,426.08। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5426 ही बनेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, 5426 जो है वो प्रोडक्ट बी की प्रोपोर्शनेट सेल्स है इन अमाउंट। ठीक है, ये फिगर इन अमाउंट है और रुपीस इन मिलियन है, क्योंकि 15,600 मिलियन है, तो यहाँ पे ये मिलियन में फिगर है। 15,600 मिलियन है, तो यहाँ पे मिलियन में ली हुई है फिगर। इसी तरह प्रोडक्ट सी का देख लेते हैं, 25,000, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पूरा आएगा नहीं, 25,000 69,000 मल्टीप्लाई बाय 15,600। ठीक है, जब इसको करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट सी की प्रोपोर्शनेट सेल्स अमाउंट आ जाएगी। और इसको देख लेते हैं यहाँ पर भी, इसको क्लियर कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। प्रोडक्ट सी की प्रोडक्ट मिक्स की सेलिंग प्राइस है 25,000, 25,000 डिवाइडेड बाय 69,000 मल्टीप्लाई बाय 15,600। हमारे पास आ जाएगी फिगर 5652, और यही फिगर यहाँ पे ली हुई है 5652। ठीक है, इस तरह तीनों ब्रांड्स की प्रोपोर्शनेट सेल्स आ गई इन अमाउंट। ठीक है,
अब इस पे 5% जनरल इंक्रीज लगा देंगे तो हमारे पास जो है वो सेल आ सकता है 20x5 की सेल आ सकती है। ठीक है, तो हम इस पे भी 5% जनरल इंक्रीज करके निकाल सकते हैं। हम यूनिट्स निकालते हैं, यहाँ पर 4522 मिलियन जो है वो सेल्स अमाउंट आ रही है। सेल्स अमाउंट को जब हम सेल्स प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सेल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। और क्योंकि अमाउंट मिलियन में है तो यूनिट्स भी मिलियन में आएंगे, और यहाँ पे पॉइंट्स पे दिए गए हैं ये। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट बी के लिए प्रोडक्ट बी की सेल्स की अमाउंट को प्रोडक्ट बी की सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। अब हम प्रोडक्ट मिक्स की नहीं बल्कि पर यूनिट की सेलिंग प्राइस लेंगे, क्योंकि ये सेल्स अमाउंट है और सेल्स अमाउंट को एक यूनिट की सेलिंग प्राइस से डिवाइड करना है, मिक्स की सेलिंग प्राइस से नहीं। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट बी की सेल्स की अमाउंट को जब प्रोडक्ट बी के एक यूनिट की सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.6783 यूनिट्स आ जाएंगे प्रोडक्ट बी के या ब्रांड बी के। इसी तरह प्रोडक्ट सी की सेल्स की अमाउंट को हम प्रोडक्ट सी की सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1.1304 यूनिट्स आ जाएंगे, और ये यूनिट्स मिलियन में, क्योंकि अमाउंट मिलियन में है इसलिए यूनिट्स भी मिलियन में आएंगे। ठीक है, अच्छा, इस पे जब हम जनरल 5% का इंक्रीज लगाएंगे तो हमारे पास 1.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इन यूनिट्स को 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, और इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास 0.4748, 0.7122, 1.1870 आ जाएंगे। ये यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए विथ नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, और जहाँ ग्रोथ की बात हो रही होती है जनरली वॉल्यूम की बात हो रही होती है या ओवरऑल सेल्स की बात हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी एजम्पशंस मेंशन कर सकते हैं। हमने सेल्स निकाल ली थी यहाँ पर एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग सेल्स इन अमाउंट है, इन अमाउंट मतलब इसमें प्राइस और यूनिट्स दोनों शामिल हैं। इस पे हम जनरल 5% का इंक्रीज डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, और ये हम अपनी एजम्पशन में मेंशन कर सकते हैं। या अगर हम वॉल्यूम में 5% इंक्रीज की अजम्पशन मेंशन कर रहे हैं कि 5% ग्रोथ इन डिमांड है, और 5% ग्रोथ का वर्ड जहाँ पे यूज होता है वहाँ पर ग्रोथ इन डिमांड ही कंसिडर की जाती है, और डिमांड जो है वो यूनिट्स में ही होती है, वो अमाउंट में नहीं होती। लेकिन अगर हम अमाउंट में कर लें, अमाउंट पे भी अगर 5% जनरल इंक्रीज लगा दें तो हम अजम्पशन में मेंशन कर सकते हैं कि जो 5% इंक्रीज है वो जनरल इंक्रीज इन सेल्स है, इसलिए हम सेल्स पे डायरेक्टली 5% इंक्रीज लगा के निकाल रहे हैं। अदरवाइज जहाँ पे ग्रोथ का वर्ड आता है वहाँ पर कंसिडर यही किया जाता है कि डिमांड में इंक्रीज होगा, और डिमांड जो है वो एक्सप्रेस की जाती है नंबर ऑफ यूनिट्स की टर्म में। इसलिए ग्रोथ जो है वो जनरली वॉल्यूम के इंक्रीज को शो करता है। ठीक है, तो हमने एग्जिस्टिंग सेल्स वॉल्यूम निकाल लिया, इस पे 5% का इंक्रीज लगाया और इसको 1.05 से मल्टीप्लाई किया, और तीनों प्रोडक्ट की इंक्रीज वॉल्यूम निकाल ली या रिवाइज्ड वॉल्यूम निकाल ली 1.05 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमारे पास तीनों ब्रांड्स या प्रोडक्ट की रिवाइज्ड या इंक्रीज वॉल्यूम आ गई। अब इस इंक्रीज वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस कंट्रीब्यूशन से जो हमने रिक्वायरमेंट ए में कंप्यूट किया था। ये कंट्रीब्यूशन उठाकर यहाँ लाएंगे, यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे उस केस में जब मार्केट में 5% का जनरल ग्रोथ है। ठीक है, तो 6000 को रिवाइज यूनिट से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 6000 का रिवाइज कंट्रीब्यूशन आ गया। 3720 के कंट्रीब्यूशन को हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमारे पास 2649 कंट्रीब्यूशन इन अमाउंट आ गया।
ब्रांड बी का, इसी तरह ब्रांड बी के रिवाइज यूनिट को ब्रांड बी के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ब्रांड सी का कंट्रीब्यूशन इन अमाउंट आ गया, और इस तरह इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास 8418 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इन केस के मार्केट में 5% की नॉर्मल ग्रोथ है। ठीक है, तो ये कंप्यूटेशन हमने कर ली नॉर्मल ग्रोथ के 5% के नॉर्मल ग्रोथ के केस में कंट्रीब्यूशन में कितना इंक्रीज आएगा, ये कंट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, इसी तरह रिक्वायरमेंट बी देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट बी का सेकंड पार्ट अब देखते हैं। अब इसमें प्रमोशनल कैंपेन के इम्पैक्ट को भी देखते हैं, और प्रमोशनल कैंपेन का इम्पैक्ट जो है वो इंक्लूसिव ऑफ 5% नॉर्मल ग्रोथ होगा। ठीक है, यानी कि जब हम एडिशनल प्रमोशनल कैंपेन के इम्पैक्ट को देख रहे होंगे तो उसमें नॉर्मल ग्रोथ के इम्पैक्ट को भी कंसिडर कर रहे होंगे, और वो इंक्लूसिव ऑफ नॉर्मल ग्रोथ के इम्पैक्ट के होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम देखें तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स आए थे तीनों प्रोडक्ट के, वो ये आए थे रिक्वायरमेंट बी के पार्ट 1 में। जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स आए थे वो ये आए थे 4522। ठीक है, और प्रमोशनल कैंपेन के उसमें वो कह रहा है कि अगर प्रमोशनल कैंपेन करता है तो एग्जिस्टिंग सेल से प्रोडक्ट ए की जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो 15% इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट बी का जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो 12% इंक्रीज होगा, और प्रोडक्ट सी का जो वॉल्यूम होगा वो 10% इंक्रीज होगा, या इनकी डिमांड इतनी इंक्रीज होगी एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। ठीक है, तो हमारे पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ यूनिट्स ये आए थे रिक्वायरमेंट ए में 4522.6783 1.1304। तो हमने ये तीनों यहाँ पर ले लिए रिक्वायरमेंट ए से ही बिफोर कंसिडरिंग 5% नॉर्मल ग्रोथ इम्पैक्ट। ठीक है अच्छा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में जो प्रमोशन कैंपेन का इम्पैक्ट दिया हुआ है, सॉरी ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो प्रमोशन कैंपेन में इम्पैक्ट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 20x4 के मुकाबले में डिमांड कितनी बढ़ेगी तीनों प्रोडक्ट की। ठीक है, 20x4 के मुकाबले में अगर प्रमोशनल कैंपेन करें तो नॉर्मल 5% इंक्रीज के बजाय इनकी डिमांड में 15% इंक्रीज होगा, बी की डिमांड में 12% इंक्रीज होगा, और सी की डिमांड में 10% इंक्रीज होगा प्रमोशनल कैंपेन के नतीजे में। ठीक है तो और ये किसके मुकाबले में होगा, ये 20x4 की सेल के मुकाबले में होगा, यानी कि इसके इम्पैक्ट को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो इसके लिए जो बेस होगी हमारी, बेस नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे वो 20x4 के यूनिट्स होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने जो रिक्वायरमेंट बी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं उसमें हमने ये वाले नंबर ऑफ यूनिट्स लिए हैं जो 20x4 के थे, जो एग्जिस्टिंग सेल्स के थे, और इस पे 15%, 12% और 10% के इंक्रीज के इम्पैक्ट को देखा है, क्योंकि इनके लिए बेस जो है वो 20x4 की सेल है। ठीक है, तो हमने 20x4 की यहाँ पे, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो इंक्रीज है इसके लिए बेस जो है वो 20x4 की सेल है। तो हमने 20x4 की सेल यहाँ पे ली जो हमने रिक्वायरमेंट 1 में निकाली थी, वो हमने यहाँ पे ले ली डिमांड या सेल 20x4 की एज बेस सेल, और उस पर 15% का इंक्रीज, 12% का इंक्रीज और 10% का इंक्रीज किया, इसको 1.15 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास प्रमोशनल कैंपेन के नतीजे में जो डिमांड में इंक्रीज होगा वो आ गया हमारे पास। इसको 1.15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.52 आ गया, और ये मिलियंस में है। इसी तरह 0.6783 को 1.12 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास 0.7597 आ जाएगी प्रमोशनल कैंपेन के नतीजे में जो सेल्स डिमांड होगी। इसी तरह 1.1304 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.1243 रिवाइज सेल्स डिमांड होगी जो प्रमोशनल कैंपेन के नतीजे में होगी। ये हमारे पास रिवाइज सेल्स डिमांड आ गई। अब इस रिवाइज सेल्स डिमांड को हम उस कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमने रिक्वायरमेंट ए में कंप्यूट किया था 600037202460। तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जो कैंपेन के नतीजे में हमें हासिल होगा। ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आंसर आया। यानी रिवाइज यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ए का या ब्रांड ए का। हमने रिवाइज यूनिट्स ऑफ बी को मल्टीप्लाई किया रिवाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बी से, तो हमारे पास बी का कंट्रीब्यूशन आ गया टोटल। रिवाइज यूनिट्स ऑफ सी को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ सी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ सी आ गया। और इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ कैंपेन जो हमें हासिल होगा वो आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ कैंपेन 909005 का जो है वो कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है। अच्छा, इस कंट्रीब्यूशन को अर्न करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ेगी। तो वो कॉस्ट क्योंकि इस डिसीजन के लिए रेलेवेंट कॉस्ट है तो हम उस कॉस्ट को इस रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन से माइनस करेंगे तो हमारे पास वो नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जो प्रमोशनल कैंपेन की वजह से हमें हासिल होगा। ठीक है। हमारे पास रिक्वायरमेंट बी के दोनों पार्ट का रिजल्ट आ गया। एक पार्ट पे हमने देख लिया कि सिर्फ 5% नॉर्मल ग्रोथ के इम्पैक्ट से हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बनेगा, और अगर हम प्रमोशनल कैंपेन की कॉस्ट इंकर करें तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन क्या बनेगा। हम इन दोनों के डिफरेंस को निकाल लेते हैं, हमारे पास वो फिगर आ जाएगी या वो एडिशनल सेल्स आ जाएगी जो हमें प्रमोशनल कैंपेन रन करने की वजह से हासिल हुई, और वो हम देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ कैंपेन हमें जो नेट कंट्रीब्यूशन हासिल हो रहा है वो 8755 का हो रहा है। ठीक है। और अगर हम कैंपेन ना करते और सिर्फ 5% नॉर्मल ग्रोथ पे इक्तिफा करते तो हमें जो कंट्रीब्यूशन हासिल होता वो 8418 का होता। ठीक है। 8418 का होता है, ये यहाँ से फिगर उठ के आ गई। और अगर हम इस कंट्रीब्यूशन में से इस कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दें तो 337 की फिगर आती है हमारे पास। और ये वो एडिशनल सेल्स है, ये वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, या ये वो एडिशनल रेवेन्यू है जो हमें प्रमोशनल कैंपेन रन करने की वजह से हुआ, या 250 की एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करके प्रमोशनल कैंपेन की एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करके हासिल हुआ। ठीक है। तो ये तो हमारा सवाल था इंक्रीमेंटल कॉस्ट का या मार्जिनल कॉस्ट का, कि किस तरह वॉल्यूम का चेंज हमारी सेल्स और प्रॉफिट को चेंज करता है। एक केस में प्रमोशनल कैंपेन की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा था और वो वॉल्यूम का चेंज ज़्यादा था, और एक केस था कि मार्केट में नॉर्मल 5% ग्रोथ है, यानी कि नॉर्मल 5% वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था हमारी सेलिंग प्राइस पे और हमारी कॉस्ट पे, या इन शॉर्ट हमारे कंट्रीब्यूशन पे, वो आ गया। और हमने देखा कि प्रमोशनल कैंपेन की वजह से जो एडिशनल कॉस्ट या एडिशनल बेनिफिट आया वो कितना था, और इसको टेक्निकल टर्म्स में डिफरेंशियल बेनिफिट या मार्जिनल बेनिफिट भी कहते हैं, कि ये कैंपेन का ऑप्शन एक्सरसाइज करने की वजह से, ये कैंपेन का डिसीजन लेने की वजह से हमें जो मार्जिनल बेनिफिट हासिल हुआ, जो डिफरेंशियल बेनिफिट हासिल हुआ या एडिशनल बेनिफिट हासिल हुआ वो ये था। ठीक है।
तो ये तो हमने कुछ सवाल देख लिए थे सीवीपी एनालिसिस के। आगे सीवीपी एनालिसिस की ही एक्सटेंशन देखते हैं कि ब्रेक इवन में किस तरह होती है। ऑल्दो ब्रेक इवन के लिए भी हमने सीवीपी एनालिसिस के सवाल ब्रेक इवन में भी किए हैं, पहले भी किए हैं, ब्रेक इवन एग्जाम्पल 1 से करते हुए आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक और देखते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक कॉन्सेप्ट आ रहा है ब्रेक इवन के साथ। ठीक है, ब्रेक इवन चार्ट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट, इसको देखते हैं क्या है। ब्रेक इवन चार्ट जो है वो ब्रेक इवन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, हम टोटल कॉस्ट को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, टोटल सेल्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं फॉर ऑल लेवल ऑफ आउटपुट या एक्टिविटी, और एक ऐसा लेवल ऑफ एक्टिविटी जिस पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, या ये इन दूसरे लफ्ज़ों में बराबर हो जाए, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, वो पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। अगर हम ब्रेक इवन से नीचे हों तो हम लॉस के रीजन में होते हैं, और अगर हम ब्रेक इवन से ऊपर चले जाएं तो हम प्रॉफिट के रीजन में होते हैं। इस तरह एक ऐसा पॉइंट जिस पे टोटल कॉस्ट का ग्राफ और टोटल रेवेन्यू का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए या बराबर हो जाए, वो पॉइंट कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। द लेवल ऑफ आउटपुट अबव ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट रीजन, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से जो ऊपर रीजन होता है वो प्रॉफिट को शो करता है, जो नीचे रीजन होता है वो लॉस को शो करता है। ठीक है, यही बात यहाँ की गई है। अब ये कहा गया है कि अगर बजटेड सेल्स जो है वो नॉर्मल सेल्स से ज़्यादा हो या ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा हो, तो जो बजटेड सेल और ब्रेक इवन सेल के दरमियान का रीजन होता है या जो गैप होता है, उस गैप को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि अगर हम बजटेड सेल्स से को मीट ना कर पाएँ और उससे नीचे रहें, तो हम उस वक्त तक सेफ्टी रीजन में हैं जब तक कि हम इतने नीचे नीचे ना आ जाए कि हम ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर जाएं। ठीक है, यानी कि अगर हम बजटेड सेल अगर ब्रेक इवन सेल से ज़्यादा है, और एक्चुअल प्रोडक्शन में जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो हम उस बजटेड सेल से नीचे हैं, तो हम उस वक्त तक मार्जिन ऑफ सेफ्टी में रहेंगे जब तक हम इतने नीचे ना आ जाए कि हम ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर जाएं। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो गैप है बजटेड सेल और ब्रेक इवन सेल का। और इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर है बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जो है वो परसेंटेज की टर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है, और उसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। ये होता क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज इट इज इन परसेंटेज। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि ब्रेक इवन सेल और बजटेड सेल का डिफरेंस है। अगर बजटेड सेल्स 100 यूनिट है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60 यूनिट है, तो ये जो 40 यूनिट्स का डिफरेंस है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बजटेड सेल्स 100 है, इस 40 को 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 40% जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, कि वो गैप जो बजटेड सेल और ब्रेक इवन सेल के दरमियान हो, वो गैप या वो रीजन मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। और अगर हम बजटेड सेल अचीव ना कर पा रहे हो या बजटेड प्रोडक्शन अचीव ना कर पा रहे हो, तो हम उस वक्त तक मार्जिन ऑफ सेफ्टी में रहेंगे या सेफ्टी रीजन में रहेंगे जब तक हम ब्रेक इवन सेल को टच ना कर जाएं। क्योंकि अगर हम बजट सेल से कम भी कर रहे हैं, जब तक हम ब्रेक इवन पॉइंट तक नहीं पहुंचेंगे हम प्रॉफिट रीजन में ही रहेंगे। हाँ, प्रॉफिट कम होता जाएगा लेकिन हम प्रॉफिट रीजन में ही रहेंगे।
जहां हम ब्रेक इवन पॉइंट को टच कर जाएंगे वहां पे हम जो है ना प्रॉफिट बना रहे होंगे ना लॉस में जा रहे होंगे, तो उस पॉइंट तक तो हम सेफ्टी रीजन में हैं। लेकिन अगर उससे नीचे आ गए तो फिर हम लॉस में आ जाएंगे। ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर हम बजटेड सेल से नीचे हैं तो हम उस वक्त तक मार्जिन ऑफ सेफ्टी में है या सेफ्टी रीजन में है जब तक हम ब्रेक इवन सेल को टच ना कर जाए या उस पॉइंट तक ना आ जाए जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है। और ये गैप जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रीजन कहलाता है। और अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिफरेंस है बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का। और अगर हम इसको रेशियो में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास एक परसेंटेज में फिगर आएगी। और परसेंटेज में जो फिगर होती है इसको हम रेशो कहते हैं। अगर इसको 0.4 लिखे तो रेशो है, अगर 40% लिखे तो परसेंटेज है। दोनों सूत्रों में ये रेशो है। ठीक है। क्योंकि ये प्रोपोर्शन शो कर रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बजटेड सेल्स का कितना परसेंट है। ठीक है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट था। एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा गैप लेते हैं। अच्छा जी। ये एग्जांपल है ब्रेक इवन चार्ट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। डाटा दिया हुआ है कि 3 साल के सेल्स यूनिट और प्रॉफिट लॉस की फिगर दी हुई है। और ये बताया हुआ है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 150 पर यूनिट थी। ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं कि इसकी बेस पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन कैसे कर सकते हैं या ब्रेक इवन कैसे निकाल सकते हैं। हमें सेल्स यूनिट पता है 3 साल के, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 के। हमने सेल्स यूनिट ले लिए। ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें पता है 150 पर यूनिट, क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है। तो हम निकालते हैं। अच्छा, इसमें जो करना है हमें ब्रेक इवन बाय ग्राफ निकालना है और उसको हम फिर मैथमेटिकली वेरीफाई भी करेंगे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रीजन भी देखेंगे बाय ग्राफ और मैथमेटिकली दोनों। ठीक है। तो हमें सेल्स यूनिट सवाल में दिए हुए हैं। 3 साल के सेल्स यूनिट हमने नोट कर लिए। सेलिंग प्राइस हमें दी हुई थी। सेल्स यूनिट को सेलिंग प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेल्स अमाउंट आ जाएगी। ए की ईयर 1 की 1.8 मिलियन, ईयर 2 की 2.25 मिलियन और ईयर 3 की 2.7 मिलियन। ठीक है। अच्छा, इन फिगर्स को कैलकुलेट से करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है तो कंप्यूटेशन में नहीं बता रहा, मैं करके दिखा भी देता हूँ। इसको भी क्लियर कर देता हूँ। एक दफ़ा और मैं सवाल में देख लेता हूँ। सेलिंग प्राइस 150 पर यूनिट है और ईयर 1 में 12,000 यूनिट्स है। ठीक है। तो 12,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 150 से तो हमारे पास 1.8 मिलियन आती है ईयर 1 की सेल्स, जो कि हमने ईयर 1 में ली हुई है 1.8 मिलियन की। इसी तरह 15,000 को 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.25 की फिगर आएगी। 15 इंटू 15 225 शॉर्टकट, और नंबर ऑफ जीरो ऐड कर लें उसके आगे। बहरहाल कर लेते हैं यहाँ पे दोबारा। 15,000 यूनिट से और 150 की प्राइस थी तो 2,250,000। ठीक है। तो यही यहाँ पे आ रहा है 2,250,000। और सी में 18,000 यूनिट से 18,000 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास, दोबारा एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ क्वेश्चन में जाके। 18,000 की सेल है। ठीक है। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 150 तो हमारे पास सेल्स आ गई ईयर 3 की 2.7 मिलियन। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो ये हो गया। अब हमें कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। ठीक है।
और लॉस की फिगर दी हुई है, तीनों सालों में प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर दी हुई है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस डाल लेते हैं, यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। 30,000 का लॉस है पहले साल में, फिर दूसरे साल में 150 का प्रॉफिट है, तीसरे साल में 330,000 का प्रॉफिट है। ठीक है। अच्छा, अगर हम सेल्स की अमाउंट से कॉस्ट पे जाना चाहें तो हम क्या करते हैं, सेल्स में से हम प्रॉफिट निकाल देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट आ जाती है। इसी तरह अगर लॉस हो रहा हो तो हम सेल्स में लॉस ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट आती है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा थी, सेल्स कम थी, तभी लॉस हुआ। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन तीनों केस में हमारे पास सेल्स की अमाउंट ये आ गई, हमने सेल्स की अमाउंट में लॉस को ऐड कर दिया तो हमारे पास कॉस्ट आ गई, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा थी, सेल्स कम थी, तभी तो लॉस हुआ। इसलिए हम सेल्स में लॉस ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ईयर 1 में 1,830,000 आ गई। ईयर 2 में प्रॉफिट था, तो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे और तो कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 2.1 मिलियन की ईयर 2 में। और ईयर 3 में भी 330,000 का प्रॉफिट था, तो 2.7 मिलियन में से 330,000 के प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो 2.37 मिलियन का की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास प्रोडक्ट सी की। अच्छा, यहाँ पर आकर हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें ना वेरिएबल कॉस्ट पता है ना कंट्रीब्यूशन पता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मेथड होता है बजटिंग में, हाई लो मेथड। ठीक है। हाई लो मेथड इस्तेमाल होता है अगर हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट दी हुई हो, ऐसी कॉस्ट दी हुई हो जिसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिक्स होके आ रहे हो। उसमें से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के पोर्शन को अलग करने के लिए पहले हाई लो मेथड यूज़ करके पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, और फिर पर यूनिट कॉस्ट को लेवल ऑफ एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट टोटल निकाल लेते हैं, और टोटल कॉस्ट में से जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट का फिक्स्ड पोर्शन आ जाता है। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है, ये टोटल कॉस्ट हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इस टोटल कॉस्ट में कुछ पोर्शन फिक्स कॉस्ट का भी है और कुछ पोर्शन वेरिएबल कॉस्ट का भी है। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट तक तो हम पहुंच गए, अब हमें फिक्स कॉस्ट पे जाना है और कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन को सेपरेट आउट करना है कॉस्ट में से। तो हमें उसके लिए इस टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल पोर्शन को अलग करना होगा ताकि हम फिक्स कॉस्ट पे पहुंच सके। तो हमारे पास 3 साल के लेवल ऑफ एक्टिविटी दिए हुए हैं, 3 साल की सेल्स अमाउंट भी आ गई है हमारे पास, और 3 साल की कॉस्ट भी आ गई है हमारे पास। ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है। सबसे ज़्यादा सेल 18,000 की हुई है, और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, 12,000, सबसे कम सेल्स 12,000 यूनिट्स की हुई है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पर प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डिफरेंस था और सेल्स में कितना डिफरेंस था। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो भी कह सकते हैं इसको, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी कह सकते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन तीनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे प्रॉफिट पे कितना डिफरेंस था, और हाई और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेल्स में कितना डिफरेंस था। हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जो सेल्स थी वो थी 2.7 मिलियन की, और जो प्रॉफिट था, बल्कि जो प्रॉफिट था हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी को 330,000 का था। ठीक है, ये हो गया। और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जो सेल्स वॉल्यूम थी वो 18,000 थी, और इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे टोटल सेल्स जो थी वो 1.8 मिलियन थी, और इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे लॉस हो रहा था 30,000 का, तो हमने लॉस ले लिया। अब इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे कि हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेल्स में कितना डिफरेंस था और प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डिफरेंस था। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, वो आएगा
सेल्स में 9 लाख का डिफरेंस था, 2.7 में से 1.8 निकल गया, तो सेल्स में 9 लाख का डिफरेंस था। और प्रॉफिट में क्योंकि लॉस हो रहा है तो 330,000 में से माइनस करेंगे लॉस को 30,000 के, तो माइनस, और ये पैरेंथेसिस माइनस को ही रिप्रेजेंट करता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दोनों मिलके 360,000 की फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो हम टोटल प्रॉफिट को के चेंज को टोटल सेल्स के चेंज से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आ जाएगा या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट होते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो प्रॉफिट में जो चेंज आएगा वही चेंज कंट्रीब्यूशन में भी होगा। तो यहाँ पर ये चेंज जो है 360,000 का, ये कंट्रीब्यूशन का डिफरेंस है, और 9 लाख का जो डिफरेंस है वो सेल्स का डिफरेंस है। चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो कहलाएगा। और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो हमारे पास आ गया 40% या 0.4। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो है वो 40% आया है, तो 1 में से 40% को माइनस करेंगे या 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 60% आएगा। और हमें पता है कि सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करते हैं, यानी कि सेल्स 100% है तो कंट्रीब्यूशन रेशियो 40% है, और सेल्स में से अगर कंट्रीब्यूशन माइनस करें तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो सेल्स रेशियो में से अगर कंट्रीब्यूशन के रेशियो को माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो आ जाएगा, और वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो 60% ऑफ सेल्स होगा। ठीक है, तो इस सेल्स की अमाउंट पे 60% अप्लाई करके हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने 1.8 पे 60% अप्लाई किया, इसको कैलकुलेटर पे करके भी देख लेते हैं। 1800,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, तो हमारे पास 1080,000 आ गया। ये है हमारी वेरिएबल कॉस्ट ईयर 1 में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ईयर 1 में। ठीक है, और इसको अगर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी आ जाएगी, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तीनों साल में सेम रहनी चाहिए। इसको भी करके देख लेते हैं, ये यहाँ पे हुआ नहीं है लेकिन हम करके देख लेते हैं। 1080,000 डिवाइडेड बाई 12,000, कैलकुलेटर पे करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। डिवाइडेड बाय 12,000, 90 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है ईयर 1 में। और क्योंकि कोई ग्रोथ फैक्टर नहीं दिया हुआ, कोई डिमांड में इंक्रीज नहीं दिया हुआ, जस्ट ये चीज़ दी हुई है, सेलिंग प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, सवाल में नहीं दिया हुआ, वेरिएबल कॉस्ट में कोई परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा, तो ईयर 2 और ईयर 3 में भी पर यूनिट कॉस्ट यही बननी चाहिए। तो ईयर 2 की सेल्स पर 60% अप्लाई करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। 2.25 मिलियन पे 60% अप्लाई करके पहले तो वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं ईयर 2 की। 2.25 मिलियन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कितनी थी, सॉरी 60% मल्टीप्लाई बाय 60%, इसका 60% निकालना कर देते हैं, दोबारा से कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई नॉट बी डिवाइड बाय 0, क्लियर करते हैं इसको। क्लियर हो गया। 2250,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 1350, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ईयर 2 में। ठीक है, और इसको ईयर 2 के नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं जो 15,000 है। इसको ईयर 2 के नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं जो 15,000 है, तब भी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 90 आ रही है। ईयर 1 में भी 90 आई थी, ईयर 2 में भी 90 आ रही है, और ईयर 3 में के भी
सेल्स पर 60% अप्लाई करके पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं ईयर 3 की, यानी कि 2.7 मिलियन पे 60% अप्लाई करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। 162,000, सॉरी 270,000 जो किया मैंने, यानी एक जीरो बढ़ा देता हूँ सिंपली इस पे, तो 1.620,000, ठीक है, ये आएगी। इसको मैं यहीं डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपली आंसर मैच हो गया मेरा। अब इसको ईयर 3 के नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देता हूँ जो है 18,000। तो मेरे पास ईयर 3 की भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 90 आई। इसका मतलब है कि अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है प्राइसेस में या कॉस्ट पर यूनिट में, तो मेरा जो वर्किंग है वो ठीक चल रही है, ठीक है। इस तरह मैंने तीनों सालों की टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली 60% अप्लाई करके। अब इस टोटल कॉस्ट में से मैं तीनों सालों की वेरिएबल कॉस्ट निकाल लूंगा, तो मेरे पास तीनों सालों की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और तीनों सालों की फिक्स कॉस्ट सेम है, क्योंकि क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी, अनलेस लेवल ऑफ एक्टिविटी उस लेवल पे ना पहुंच जाए या इतनी ना बढ़ जाए कि हमें स्टेप फिक्स कॉस्ट इंकर करनी पड़े। और स्टेप फिक्स कॉस्ट की एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कोई प्लांट है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 8,000 यूनिट्स है, ठीक है। तो जीरो से लेके 8,000 यूनिट्स तक हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, जो कि उस प्लांट की कॉस्ट है, ठीक है। जहां हम 8,000 से इंक्रीज कर गए, वहां पे हमें एक नया प्लांट लेना पड़ेगा, एकदम से एक और प्लांट की कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये प्लांट था 16 मिलियन का, तो 8,000 यूनिट तक फिक्स कॉस्ट 16 मिलियन रहेगी। अब हमने एक और प्लांट ले लिया, अब टोटल फिक्स कॉस्ट हो गई 32 मिलियन, यानी कि हमने एक और प्लांट ले लिया 16 मिलियन, टोटल फिक्स कॉस्ट 32 मिलियन हो गई। अब अनदर 16,000 यूनिट्स तक, यानी कि एक प्लांट ले लिया वो भी 8,000 यूनिट्स की कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, और अब इन टोटल 16,000 यूनिट्स तक पहुंचने तक हमारी फिक्स कॉस्ट 32 मिलियन रहेगी, ठीक है। तो जब तक प्रोडक्शन इतनी ना बढ़ जाए या सेल्स इतनी ना बढ़ जाए कि हमें स्टेप फिक्स कॉस्ट इंकर करनी पड़े, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो तीनों ईयर के लिए हमारी फिक्स कॉस्ट सेम आ गई। अब इसको प्रोसीड करते हैं, हमें ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है बाय ग्राफ। ब्रेक इवन सेल निकालनी है बाय ग्राफ। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी फिक्स कॉस्ट 750 आई है, और हमें पता है कि ब्रेक इवन पे कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट से, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होता, और कंट्रीब्यूशन है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर। प्रॉफिट जब जीरो हो जाता है तो कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाते हैं ब्रेक इवन पे। तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास ब्रेक इवन पे 750,000 का रहेगा, और हमें सेलिंग प्राइस पता थी 150 की, हमने वेरिएबल कॉस्ट 90 पर यूनिट निकाल ली। 150 में से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 150 में से 90 निकाल लेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस 750 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। और ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स क्या आएंगे वो हम देख लेते हैं, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 750,000 डिवाइडेड बाय 60, 12,500 यूनिट्स, ठीक है। 12,500 यूनिट्स जो है वो ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, और इसको जब हम 150 की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट आ जाएगी।
और वो अमाउंट कितनी होगी वो हम देख लेते हैं, 1,875,000। ठीक है, तो मैथमेटिकली तो हमारे पास 1,875,000 की ब्रेक इवन पे 1,875,000 की सेल होनी चाहिए, जो हमने मैथमेटिकली कर ली। ठीक है। इसको ग्राफिकली देख लेते हैं आगे चल के, ये ग्राफिकली कैसे होगी। हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल ली है और टोटल रेवेन्यू भी हमारे पास है। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और ये मैं साइड बाय साइड नहीं रख पाऊंगा, तो हम देखते हैं, ग्राफ पे चले देखते हैं कि हमारी ईयर वन पे कितनी सेल्स थी। ईयर वन पे हमारी सेल्स थी 12,000 यूनिट, और 12,000 यूनिट पे टोटल कॉस्ट थी 1.8 मिलियन, 1.83 मिलियन, और टोटल सेल्स थी 1.8 मिलियन। ठीक है, तो 12,000 यूनिट पे हमारी तकरीबन पास पास ही आ रही है टोटल कॉस्ट भी और टोटल रेवेन्यू भी। पर्पल लाइन जो है वो टोटल रेवेन्यू को शो कर रही है, और ग्रीन लाइन जो है वो टोटल कॉस्ट को शो कर रही है। और 1.8 और 1.83 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये ग्राफ बिल्कुल एक पॉइंट पे ही दिख रहा है हमें। तकरीबन बहुत छोटा ग्राफ है, इसलिए एक पॉइंट पे ही दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, और इसी तरह अगर 1.85 पे फिक्स कॉस्ट देखें तो 750 मिलियन की है, 5 लाख से थोड़ा ऊपर है, 750 यहाँ कहीं बन रहा होगा। तो तीनों लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई टोटल कॉस्ट की, जो कि ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। और वेरिएबल कॉस्ट 12,000 पे 1.080 थी, 1080 थी, तो 1 मिलियन से थोड़ा सा ऊपर कहीं आ रही होगी। 1 मिलियन का पॉइंट ये है, इससे थोड़ा सा ऊपर आ रही है 1080 पे। 15,000 यूनिट्स हमारा कहीं यहाँ पे फॉल कर रहा होगा। 15,000 यूनिट्स पे हमारी टोटल कॉस्ट ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, और टोटल कॉस्ट थी क्या हमारी 15,000 पे 2.25 मिलियन थी टोटल कॉस्ट, सॉरी 2.1 मिलियन थी टोटल कॉस्ट, और 2.25 था टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो इसको ग्राफ पे देख लेते हैं हमने किस तरह प्लॉट किया है। 2.1 मिलियन की टोटल कॉस्ट और 2.525 का टोटल रेवेन्यू, तो थोड़ा सा गैप इसमें है। कॉस्ट की लाइन नीचे है, रेवेन्यू की लाइन ऊपर है, और फिक्स कॉस्ट सेम है यहाँ पे। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है यहाँ पे, 1.5 मिलियन से थोड़ा नीचे आ रही है, तो अराउंड मेरे ख्याल में 1.3 मिलियन आई थी हमारी, 1.35 मिलियन आई थी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1.3 मिलियन आ रही है, जो कि रेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। इसी तरह ईयर थ्री में 18,000 की प्रोडक्शन पे फिक्स कॉस्ट सेम थी, ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। रेवेन्यू हमारा कितना था, 2.7 मिलियन था, तो 2.5 मिलियन से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, 2.7 मिलियन ये आ रहा है। ठीक है, और हमारी टोटल कॉस्ट ईयर थ्री में 18,000 की प्रोडक्शन पे कितनी थी, 1.62 मिलियन थी, तो 1.5 मिलियन से थोड़ा सा ऊपर कहीं आ रही है ये। ठीक है, टोटल कॉस्ट, सॉरी, टोटल कॉस्ट हमारी 2.37 थी, तो 2.5 से थोड़ा सा नीचे आ रही होगी। ठीक है, 2.5 की लाइन ये है, तो इसके आसपास आ रही है। 2 मिलियन की लाइन है और 2.3 का है, तो इससे थोड़ा सा 2.5 से थोड़ा सा नीचे आ रही है ये टोटल कॉस्ट। सॉरी, दोबारा देखते हैं, 2.35 मिलियन है यहाँ पे, 2.37 मिलियन है टोटल कॉस्ट, तो 2.5 मिलियन से थोड़ा सा नीचे आ रही है, जो ये ग्रीन लाइन है। और 2.7 मिलियन रेवेन्यू है, तो 2.5 से ऊपर आ रहा है, और ये गैप है हमारा। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 18,000 यूनिट्स पे, वेरिएबल कॉस्ट है हमारी 1.62 मिलियन,
तो 1.5 से थोड़ी सी ऊपर आ रही होगी, और रेड लाइन से वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट हो रही है, तो 1.5 मिलियन की ये फिगर है, और इससे थोड़ी सी ऊपर आ रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इसी रीजन में कहीं है, और क्योंकि ये ग्राफ बहुत छोटा है तो तकरीबन जो है वो यही शो हो रहा है 1.8 पे, जो कि हम मैथमेटिकली कर चुके हैं। 2 मिलियन से थोड़ा नीचे है और ये इस पॉइंट पे है, तो मैथमेटिकली 1.875 मिलियन की ब्रेक इवन सेल है। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर 15,000 की बजटेड सेल हो, अगर 15,000 की एक्सपेक्टेड सेल हो 15,000 यूनिट की, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा। ठीक है। हम ब्रेक इवन सेल निकाल चुके 1.875 मिलियन, और 15,000 की अगर बजटेड सेल हो तो 15,000 की बजटेड सेल पे हमारी टोटल सेल 2.25 मिलियन होगी, जो ऑलरेडी हम रिक्वायरमेंट ए में निकाल चुके हैं। तो 2.25 मिलियन और 1.875 मिलियन का गैप निकाल लेंगे, यानी डिफरेंस निकाल लेंगे, और ये डिफरेंस जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। ये डिफरेंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। और नीचे हम देख लेते हैं कि ये डिफरेंस निकाला हुआ है। ब्रेक इवन सेल्स थी 1.875 मिलियन, और 15,000 की एक्सपेक्टेड सेल्स पे रेवेन्यू था 2.25 मिलियन का। 2.25 मिलियन में से 1.875 मिलियन निकाल दिया, तो हमारे पास 375,000 की सेल रह गई, जो कि डिफरेंस आ गया, जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो निकालना है तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड सेल्स या बजटेड सेल्स से, जो यहाँ पे किया हुआ है, और हमारे पास 16.67% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो आ जाएगा। ठीक है। तो ये था ग्राफिकल मेथड ब्रेक इवन को समझने का और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो रीजन है जो ये बता रहा होता है कि एक्सपेक्टेड सेल्स से अगर हम नीचे रह रहे हैं तो किस पॉइंट तक हम नीचे रह सकते हैं कि हम लॉस में ना जाएं। और जब तक हम ब्रेक इवन पे नहीं पहुंच जाते, हम सेफ्टी रीजन में रहते हैं। जहां हम ब्रेक इवन से नीचे आ जाएंगे, हम लॉस में चले जाएंगे, और वो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रीजन नहीं रहेगा। अच्छा, इससे आगे कुछ टाइप्स ऑफ डिसीजन आ रहे हैं कि कितनी तरह के डिसीजन हो सकते हैं। हमारा सीवीपी एनालिसिस एक हद तक हो गया। अब हमारी डिसीजन मेकिंग की चीज़ आ रही है। और क्योंकि डिसीजन मेकिंग पहले ही लेक्चर में कहा था कि सीवीपी एनालिसिस और कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन पे बेस कर रहा होता है, इसलिए पहले हमने सीवीपी और कंट्रीब्यूशन को समझा। अब हम आते हैं डिसीजन मेकिंग पे। तो डिसीजन मेकिंग में देखते हैं कि डिसीजंस कितनी तरह के होते हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं और कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारे पास एक डिसीजन अवेलेबल होता है यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी का। ठीक है। स्पेयर कैपेसिटी आती किस वजह से है? स्पेयर कैपेसिटी आती इस वजह से है कि मार्केट डिमांड इतनी नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्लांट है जो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट के। ठीक है। लेकिन जिस मार्केट में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस मार्केट में डिमांड ही 60,000 यूनिट्स की है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फुल कैपेसिटी पे अपने प्लांट को यूज़ करेंगे तो हम 40,000 की बिला वजह एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे होंगे, जिसमें हमारा कैपिटल या रिसोर्सेस फंस के रह जाएंगे। ठीक है। तो स्पेयर कैपेसिटी इस वजह से आती है कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मार्केट में डिमांड उस प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम है, और हम उतना प्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि स्पेयर यूनिट में, एक्स्ट्रा यूनिट्स में हमारी कॉस्ट या कैपिटल फंस के रह जाएगा। ठीक है।
इस केस में होता यह है कि अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हो सकता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करनी पड़े, और उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को इंकर करने के बाद अगर हम ऑर्डर फुलफिल करें तो हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट से कम हो, और हो सकता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेनिफिट से ज़्यादा हो। तो हम ये कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें क्या वो स्पेयर कैपेसिटी यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। या कोई भी लिमिटेशन हो सकती है। डिमांड एक प्रोमिनेंट फैक्टर है जिसकी वजह से स्पेयर कैपेसिटी यूज़ नहीं हो रही। अदरवाइज हो सकता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स अवेलेबल ना हो उसको यूज़ करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही हो और उसका रेलेवेंट बेनिफिट इतना ना हो, ठीक है। क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करेंगे तो हमें अपनी प्राइसेस मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि उसके नतीजे में प्राइसेस इतनी हो जाए कि एग्जिस्टिंग डिमांड ही कम हो जाए, इस वजह से हम स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज ना कर रहे हो, ठीक है। तो एक डिसीजन हमारे पास आता है यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी का। अच्छा, फिर एक डिसीजन टाइप हमारी ये है कि हमारे पास कोई एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को करने की कॉस्ट, फुलफिल करने की कॉस्ट, परफॉर्म करने की कॉस्ट उसके ऑफर प्राइस से ज़्यादा है या कम है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर प्राइस ज़्यादा है और हमारी जो कॉस्ट लगेगी वो कम है तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर उसकी ऑफर प्राइस कम है और उसको फुलफिल करने के लिए हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी तो हम डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह प्राइसिंग डिसीजन है। प्राइसिंग डिसीजन ये है कि हम ये देखें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस किस लेवल पे जाके अचीव होगी कि हमारी डिमांड भी कम ना हो और मैक्सिमम प्राइस भी हम ले रहे हों, ठीक है। गिवन कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ लिमिटेशन भी हो या लिमिटेशन हो। गिवन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम किस तरह से डिसाइड करें कि किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जाकर हम मैक्सिमम प्राइस डिमांड कर सकते हैं, और अगर हम उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो हो सकता है कि हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही हो और प्राइस उससे ज़्यादा ना बढ़ा पाए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा प्राइस बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि डिमांड कम हो जाए। तो ये प्राइसिंग डिसीजन है, यानी कि एक ऐसी प्राइस डिटरमिन करना कि जिस प्राइस पे डिमांड भी कम ना हो और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज अर्न कर रहे हो हम। फिर है सेल और प्रोसेस डिसीजन। ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज से रिलेटेड है कि हम ऐसी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं जहाँ पर बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम की प्रोडक्शन में ऐसा होता है कि पेट्रोलियम के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं और पेट्रोल निकलता है। पेट्रोलियम जेली होती है एक बाय प्रोडक्ट पेट्रोल का। पेट्रोल इटसेल्फ एक फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल है। अगर ऐसी प्रोडक्शन है जहाँ पर जॉइंट प्रोडक्शन होती है और मेन प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, और उन बाय प्रोडक्ट्स के पास को लेकर हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम उसको फर्दर प्रोसेस करके रिफाइन करके सेल करें या एज इट इज़ सेल कर दें। ये डिसीजन लेने के लिए हम ये देखते हैं कि हम अगर उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंकर करें तो वो कॉस्ट कितनी होगी, और उस फर्दर प्रोसेस करने के बाद उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीमेंटल प्राइस क्या होगी। और अगर उसकी इंक्रीमेंटल प्राइस उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से ज़्यादा होगी तो हम उसको फर्दर प्रोसेस कर लेंगे, और अगर उसकी फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट उसकी इंक्रीमेंटल प्राइस से ज़्यादा होगी तो क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है हमें इंक्रीमेंटल प्राइस से, तो हम उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे बल्कि एज इट इज़ सेल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक डिसीजन टाइप है मेक और बाय डिसीजन की। मेक और बाय डिसीजन ये कहता है कि ये कुछ हद तक रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट या स्पेशल ऑर्डर डिसीजन से भी, कि हमारे पास कोई ऑर्डर आया किसी प्रोडक्ट का
कि हमें इतनी प्रोडक्ट चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम वो बना के बेचें या मार्केट से परचेज करके बेचें। उसके लिए हम देखते हैं कि उसकी ऑफर प्राइस क्या है, या बनाकर अगर हम सेल करेंगे तो उसकी हम कितनी सेलिंग प्राइस डिमांड कर सकते हैं। और अगर हम बनाने के ऑप्शन पे जाएंगे तो उसको बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, और मार्केट से वो किस कॉस्ट पे अवेलेबल है। और अगर हम मार्केट से परचेज करके सेल करें तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। और अगर हम बना के सेल करें तो बना के सेल करने में हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। और अगर हम हमें बनाने में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है एज़ कंपेयर टू कि हम बाय करके सेल करें, तो हम मेक के डिसीजन पे चले जाएंगे। और अगर हमें बाय करके सेल करने में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम बाय डिसीजन की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन है। ये डिसीजन नॉर्मली लॉस इनकरिंग इंडस्ट्रीज में होता है, और ऐसी एंटिटीज के साथ होता है जहां पर कुछ बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, या वो 2 या 3 प्रोडक्ट बना रही होती हैं, और प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है डिपेंड कर रही होती है दूसरी प्रोडक्ट्स पे। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग इस तरह से हो रही है कि 3 प्रोडक्ट्स का एक पैकेज दे रहे हैं, और उन 3 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट लॉस पे चल रही है और 2 प्रोडक्ट प्रॉफिट पे चल रही है। ठीक है, लेकिन पैकेज की डिमांड अच्छी है। उन 3 प्रोडक्ट के पैकेज ऑफर करने की वजह से पैकेज सेल हो रहा है, लेकिन उस पैकेज में एक प्रोडक्ट लॉस इनकर किए जा रही है। तो हम ये देखते हैं कि क्या हम उस लॉस को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम डिसकंटिन्यूएशन की तरफ जाएं तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हमें कितनी पड़ेगी, डिसकंटिन्यूएशन हमें कितनी पड़ेगी, वो कॉस्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन देखेंगे हम। और हम देखेंगे कि अगर हम लॉस इंकर करते रहते हैं तो वो लॉस हमें कितना पड़ रहा है। अगर कॉस्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन हमें उस लॉस से ज़्यादा आ रही है तो हम लॉस बियर कर सकते हैं, क्योंकि उस लॉस बियरिंग प्रोडक्ट की वजह से पैकेज की डिमांड अच्छी है। और अगर हम वो प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो अल्टीमेटली हमें पैकेज भी डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, और हो सकता है कि हमारी उस डिसकंटिन्यूएशन की वजह से जो 2 प्रोडक्ट प्रॉफिट में चल रही थी उनकी डिमांड भी कम हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन हमें ज़्यादा पड़ रही है या वो लॉस हमें ज़्यादा पड़ रहा है कंटिन्यू करने के केस में। अगर कंटिन्यू करने के केस में हमें लॉस कम पड़ रहा है और डिसकंटिन्यूएशन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो हम लॉस बियर कर सकते हैं, क्योंकि उस लॉस की वजह से बाकी 2 प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी चल रही है। और अगर डिसकंटिन्यू कर दे तो खतरा है कि उन 2 प्रोडक्ट्स की डिमांड भी कम हो जाए और लॉस इतना हो जाए कि वो डिसकंटिन्यूएशन की कॉस्ट से भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये डिसीजन जो है वो डिसीजन कहलाता है कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजन। ठीक है, तो वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हमने यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी डिसीजन को देखा कि ये बेस कर रहा होता है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को, कि हम स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करें या ना करें। यानी स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करने के नतीजे में जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का रेवेन्यू आ रहा है वो कितना आएगा, और अगर हम ना करें तो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट कितना आ रहा है। और अगर स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करने के नतीजे में इंक्रीमेंटल बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है तो हम जो है यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी के डिसीजन की तरफ चले जाएंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कंपनी है शकूर लिमिटेड, वो 75% ऑफ कैपेसिटी पे जो है वो ऑपरेट कर रही है। ठीक है, और 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। उसकी कॉस्ट शीट दी हुई है, और कॉस्ट शीट कुछ इस तरह से है कि जो यूनिट्स प्रोड्यूस और सेल हो रहे हैं वो 3000 यूनिट्स एक्स के हो रहे हैं, 2000 यूनिट्स वाई के हो रहे हैं। ठीक है, इनकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट,
पर यूनिट दी हुई है 10, ये सारी कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल 10, एक्स की, वाई की 20, डायरेक्ट लेबर एक्स की 20, वाई की 20, फैक्ट्री ओवरहेड 40% फिक्स है और पर यूनिट 25 है एक्स का, 15 वाई का पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस 60% फिक्स्ड है और 40 पर यूनिट एक्स की है, 25 पर यूनिट वाई की है। इस तरह टोटल कॉस्ट पर यूनिट 95 है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट एक्स की 95 है और टोटल कॉस्ट पर यूनिट वाई की 80 है और वो इन सबसे बन रही है। ठीक है, ये दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दी हुई है हमें हमें 115 एक्स की और 95 वाई की। ठीक है, अच्छा, इस डाटा से हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, जो हम आगे देखेंगे सॉल्यूशन में। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं मशीन आवर्स की बेस पे, विच इज़ द लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर बताया हुआ है। ठीक है, द मशीन आवर रेट इज ₹10 पर आवर। ठीक है, द कंपनी रिसीव्स एन ऑफर फ्रॉम जापान for purchase of product X at a price of 87.5। ठीक है, ये क्या हो गई? ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्रोडक्ट X की जो जापान ऑफर कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गई प्रोडक्ट X की। Alternatively, the company has another offer from Bangkok for purchase of product Y। ठीक है, at a price of 77.5। ये क्या हो गई? ये हो गई प्रोडक्ट वाई की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या ऑफर प्राइस जो बैंकॉक ऑफर कर रहा है। ठीक है, इन बोथ द केसेस स्पेशल पैकेज चार्ज ऑफ ₹2.5 पर यूनिट हैज टू बी borne बाय द कंपनी। यानी कि दोनों केसेस में 2.5 पर यूनिट की पैकेजिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी कंपनी को। The company can accept either of the two export order by utilizing the spare capacity of 25%। ठीक है, यानी कि कंपनी के पास एक ऑर्डर आया है जापान से प्रोडक्ट एक्स के लिए, एक ऑर्डर आया है प्रोडक्ट वाई के लिए बैंकॉक से, और कंपनी की 25% स्पेयर कैपेसिटी है और ऑफर प्राइस और कॉस्ट को देखते हुए कंपनी के पास दोनों ऑप्शन है कि इधर वो 25% कैपेसिटी को बैंकॉक की डिमांड पूरी करने के लिए यूज़ करे या जापान की। ठीक है, तो सवाल करते हैं, देखते हैं कि करंट कैपेसिटी क्या है और 100% कैपेसिटी पे कितने यूनिट्स हैं आएंगे और स्पेयर कैपेसिटी कितने यूनिट्स की अवेलेबल है कंपनी को, और फिर वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों प्रोडक्ट का निकाल के देखेंगे और फिर देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिमिटिंग फैक्टर क्या बन रहा है और फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जिस ऑप्शन का ज़्यादा आ रहा होगा वो ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स हैं इसको सॉल्व करने से पहले जो हमारे जहन में होने चाहिए कि अगर हमारे पास कोई लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ है, हमारे पास अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले टोटल अवेलेबल लिमिटिंग फैक्टर कंप्यूट करने होंगे ताकि हम ये डिटरमिन कर सकें कि हम मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं उस लिमिटिंग फैक्टर के अंदर रहते हुए। ठीक है, उसके बाद हमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कंट्रीब्यूट करना होगा और रैंक करना होगा
यानी जो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर अर्न करके दे रही होगी उसका रैंक 1 होगा, जो इससे कम देगी उसका रैंक 2 होगा, जो उससे कम देगी उसका रैंक 3 होगा। और फिर हम जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले उस ऑप्शन के बेस पर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टोटल अवेलेबल लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है और हमारी करंट प्रोडक्शन कितनी है, और टोटल प्रोडक्शन पे टोटल टोटल 100% प्रोडक्शन कितनी जा सकती है और स्पेयर कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हम टोटल लिमिटिंग फैक्टर अवेलेबल कंप्यूट करेंगे इसमें, और इस कंप्यूटेशन में हमारे पास अवेलेबल स्पेयर कैपेसिटी भी अल्टीमेटली आ जाएगी। तो देखते हैं हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है मशीन आर लिमिटिंग फैक्टर है। तो चले यहाँ पे हम देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 2.5 पर यूनिट सवाल में दिया हुआ था। प्रोडक्ट एक्स का, प्रोडक्ट वाई का दिया हुआ था 15। ओवरहेड रेट जो सवाल में दिया हुआ है मशीन आर का, वो दिया हुआ है 10। ठीक है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल हमारे पास कितने थे, 25 पर यूनिट प्रोडक्ट एक्स के और 15 पर यूनिट प्रोडक्ट वाई के। और मशीन आर का ओवरहेड, मशीन आर लिमिटिंग फैक्टर है और इसका रेट हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट एक्स का 10। और क्योंकि एक ही रेट दिया हुआ है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि दोनों प्रोडक्ट के लिए ₹10 जो है वो पर आर है, बल्कि नहीं सॉरी, पर आर में दिया हुआ है, यूनिट का सवाल ही नहीं है। तो दोनों प्रोडक्ट के लिए ₹10 पर आर जो है वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि मशीन आर कितने अवेलेबल है हमारे पास। हमारे पास टोटल ओवरहेड दिया हुआ है और आवरली रेट दिया हुआ है। अगर हम अमाउंट को रुपीस पर आवर से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, आवर्स डिवाइडेड बाय रुपीस, तो हमारे पास आवर्स में आंसर आएंगे। ठीक है, तो अगर हम अमाउंट को रेट पर आर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे जो हमें एक यूनिट बनाने के लिए चाहिए। एक यूनिट बनाने के लिए अमाउंट कितनी चाहिए हमें, एक्स की 25 रुपीज़ पर यूनिट चाहिए, 15 की 15 रुपीज़ पर यूनिट चाहिए। और रेट पर आर जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है दोनों का। तो हम ओवरहेड को रेट पर आर से डिवाइड कर देंगे, 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। प्रोडक्ट एक्स के लिए हमें 2.5 आवर्स चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए, और प्रोडक्ट वाई के लिए हमें 1.5 आवर्स चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, करंट कैपेसिटी क्या है हमारी, करंट प्रोडक्शन है 3000 एक्स की और 2000 वाई की। तो हम यहाँ पर 3000 यूनिट्स ऑफ एक्स ले लेंगे और 2000 यूनिट्स ऑफ वाई ले लेंगे। आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे तो हमारे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे दोनों प्रोडक्ट के। ठीक है, तो करंट कैपेसिटी पे हमें प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए 7500 आवर्स चाहिए, और करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, करंट प्रोडक्शन लेवल पर सॉरी करंट प्रोडक्शन लेवल पे हमें 3000 आवर्स चाहिए प्रोडक्ट वाई के 2000 यूनिट्स बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये आवर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 75% कैपेसिटी लेवल को। इसको 75 से डिवाइड करके अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें
तो हमारे पास 100% कैपेसिटी पर हमें 10,000 आवर्स चाहिए होंगे प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए, और 4,000 आवर्स चाहिए होंगे प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आवर्स 14,000 जो है वो 100% कैपेसिटी पे चाहिए होंगे, और करंट कैपेसिटी पे हम कितने आवर्स यूटिलाइज कर रहे हैं? 7,500 प्लस 3,000, 10,500। तो इन आवर्स हमारे पास कितनी स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है? हमारे पास 3,500 आवर्स की कैपेसिटी अवेलेबल है इन आवर्स एक्सपोर्ट ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो हमने निकाल ली अवेलेबल स्पेयर कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स अवेलेबल टू प्रोड्यूस टू फुलफिल द एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, हमने लिमिटिंग फैक्टर निकाल लिया, अवेलेबल लिमिटिंग फैक्टर एक्सपोर्ट ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। अब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं दोनों प्रोडक्ट का, और उस कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे मशीन आर पर यूनिट से, क्योंकि मशीन आर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा दोनों प्रोडक्ट का। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से चीज़ समझ में आ रही होगी, या कुछ हद तक मैं आपके लिए आसान कर पा रहा हूँ चीज़ें, या इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको आसान लग रही हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3,500 की टोटल स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ मशीन आवर्स। और अब हम सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे, हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे पर यूनिट दोनों प्रोडक्ट्स का, और दोनों प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन को मशीन आर पर यूनिट से डिवाइड करके कंट्रीब्यूशन पर आर निकाल लेंगे, दोनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर, जो कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है। तो चलिए करते हैं। पहले हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस दोनों की क्या दी है, अवेलेबल है हमारे पास। और ये प्राइस कौन सी होंगी? ये वो ऑफर प्राइस होंगी जो हमें जापान और बैंकॉक ने ऑफर की है। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स की 87.5 सेलिंग प्राइस है, ऑफर प्राइस, और 77.5 प्रोडक्ट वाई की ऑफर प्राइस है जो बैंकॉक ने ऑफर की है। तो ये तो आ गई हमारे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमें दोनों प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। दोनों प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 10 है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 20 है। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 20 है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 20 है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 10 प्रोडक्ट एक्स का, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 20 प्रोडक्ट वाई का, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट प्रोडक्ट वाई का 20, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट प्रोडक्ट वाई का 20। उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है सवाल में, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड में बताया हुआ है कि 40% फिक्स है। ठीक है, तो 25 का 60% वेरिएबल होगा, 15 का 60% वेरिएबल होगा। इसको कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 15। तो वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्ट एक्स का 15 आएगा। इसको फिलहाल यहीं लिख लेता हूँ मैं पेन से। प्रोडक्ट एक्स का वेरिएबल ओवरहेड 15 आएगा, और प्रोडक्ट वाई का वेरिएबल ओवरहेड 15 का 60% क्या बनेगा देखते हैं। 15 का 60% 9 बनेगा। तो प्रोडक्ट वाई का वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 9 आ जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं अपने यहाँ पर। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्ट एक्स का 15, प्रोडक्ट वाई का 9। उसके बाद सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी दी हुई है सवाल में, और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में भी फिक्स पोर्शन बताया हुआ है
के 60% फिक्स है, तो 40 का इसका 40% वेरिएबल होगा। ठीक है, तो 40 का 40% निकाल लेंगे तो 16 रुपीज़ आएगा प्रोडक्ट एक्स की वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट, और प्रोडक्ट वाई की 25 का 40% 10 रुपीज़ आएगी प्रोडक्ट वाई की वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो 16 और 10 हो गई वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई की रिस्पेक्टिवली। उसके बाद सवाल में कहा था कि दोनों ऑप्शन के केस में 25 पर यूनिट की हमें एक्स्ट्रा पैकिंग कॉस्ट इंकर करनी होगी, तो ये भी हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट एक्स की 63.5 आ गई, इन सबको सम कर लिया तो 63.5 आ जाएगी, और इन सब को सम करेंगे तो प्रोडक्ट वाई की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 61.5 आ जाएगी। ठीक है, अब इस 87.5 में से 63.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट एक्स के लिए 24 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, और इस 77.5 में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई निकालेंगे तो हमारे पास 16 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट वाई के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, यहाँ तक हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, अब हमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, अब हमें मशीन आर पर यूनिट चाहिए, और मशीन आर पर यूनिट हमने निकाले यहाँ पर 25 को 10 से डिवाइड किया, यानी कि टोटल मशीन आर्स को मशीन आर्स पर यूनिट को मशीन कॉस्ट पर आर से डिवाइड किया, रेट पर आर से डिवाइड किया, तो हमारे पास रुपीज़ पर यूनिट आ गई। ठीक है, इसी तरह हमने फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट को फैक्ट्री ओवरहेड पर आर से डिवाइड किया, तो हमारे पास आर्स पर यूनिट आ गए प्रोडक्ट वाई के। ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट एक्स के लिए 22.5 आवर्स पर यूनिट आया, और प्रोडक्ट वाई के लिए 1.5 आवर्स पर यूनिट आया ओवरहेड पर यूनिट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन को प्रोडक्ट एक्स के कंट्रीब्यूशन को 2.5 आवर्स पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, और प्रोडक्ट वाई के कंट्रीब्यूशन को 1.5 आवर्स पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट एक्स का कंट्रीब्यूशन पर आवर जो है वो 9.6 आ जाएगा, और प्रोडक्ट वाई का कंट्रीब्यूशन पर आवर 1.6 आ जाएगा। सॉरी, 24 को डिवाइड किया 2.5 से, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है, तो इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आवर्स पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 9.6 का कंट्रीब्यूशन पर आर आ जाएगा, और 16 के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को 1.5 आवर्स पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 10.67 का कंट्रीब्यूशन पर आवर आ जाएगा। 10.67 का कंट्रीब्यूशन पर आवर 9.6 कंट्रीब्यूशन आर से ज़्यादा है, तो हम प्रोडक्ट वाई को 1 रैंक करेंगे, यानी कि पहला रैंक दे देंगे प्रायोरिटी में, और प्रोडक्ट एक्स को दूसरा रैंक दे देंगे प्रायोरिटी में। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3500 आवर्स की स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, तो हम प्रोडक्ट एक्स के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम पूरे आवर्स प्रोडक्ट एक्स पे लगा दें, और अगर हम 3500 आवर्स को प्रोडक्शन वाई पे लगाएं, तो हम प्रोडक्शन वाई के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, 3500 आवर्स हमारे पास जो है वो अवेलेबल है स्पेयर कैपेसिटी के, और
प्रोडक्ट वाई को प्रोड्यूस करने में 1.5 आवर्स पर यूनिट लगते हैं, तो हमने 3500 आवर्स को 1.5 आवर्स पर यूनिट से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया कि हम प्रोडक्ट वाई के 2333 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हम प्रोडक्ट एक्स पे अगर ये 3500 आवर्स लगा दें तो हम प्रोडक्ट एक्स से कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। 3500 को हम डिवाइड कर देते हैं 2.5 से और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। कैलकुलेटर खोल लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं और 3500 आवर्स को डिवाइड कर देते हैं 2.5 आवर्स पर यूनिट से, तो 1400 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम सारे आवर्स प्रोडक्ट एक्स की प्रोडक्शन पे लगा दें। तो ज़्यादा यूनिट्स इसके प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम इसी की तरफ जाएंगे। बहरहाल अब हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट वाई का ऑर्डर एक्सेप्ट करके कितना प्रॉफिट हासिल होगा। ठीक है। हमने सेलिंग प्राइस, एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस हमें पता है जो सवाल में दी हुई है कि प्रोडक्ट एक्स की जो सेलिंग प्राइस है वो 115 है और प्रोडक्ट वाई की जो सेलिंग प्राइस है वो 95 है अगर हम स्पेयर कैपेसिटी ना करें, और जो ऑफर प्राइस है वो इस स्पेयर कैपेसिटी पे आएगी। तो फिलहाल तो नॉर्मल कैपेसिटी तो हम कर ही रहे हैं, ऑफर प्राइस एडिशनल आएगी जब हम स्पेयर कैपेसिटी पे जा रहे होंगे। तो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लेवल पे हमारी प्रोडक्ट एक्स की जो प्राइस है 115 है, प्रोडक्ट वाई की जो प्राइस है वो 95 है, और हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंप्यूट किया है दोनों का 63.5 और 61.5। अच्छा, अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ आती है, वो टेक्निकल चीज़ ये है कि ये 2.5 जो है ये ऑर्डर एक्सेप्ट करने के केस में आएगा। नॉर्मल प्रोडक्शन में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में ये इंक्लूड नहीं होगा। जब तक हम 75% ऑफ प्रोडक्शन लेवल तक जा रहे हैं उस वक्त तक इसको वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो 63 में से 63.5 में से 2.5 निकाल देंगे तो 59 जो है हमारी, सॉरी 61 जो है हमारी प्रोडक्ट वन की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। हम नीचे देख लेते हैं। 61 जो है हमारी प्रोडक्ट एक्स की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और 61.5 में से प्रोडक्ट वाई की जो 61.5 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई है इसमें से 2.5 निकाल लेंगे तो 59 पर यूनिट प्रोडक्ट वाई की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस की हमने, तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई। प्रोडक्ट एक्स की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 54 आई और प्रोडक्ट वाई की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 36 आई। ठीक है। इसको एग्जिस्टिंग लेवल की प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया और एग्जिस्टिंग लेवल पे 3000 यूनिट यानी कि 75% कैपेसिटी पे, इसके आगे लिख भी देता हूँ मैं, एट 75% कैपेसिटी, 75% कैपेसिटी पे प्रोडक्ट एक्स के 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, प्रोडक्ट वाई के 2000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे। इन यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75% कैपेसिटी पर प्रोडक्ट एक्स से हमें 162,000 का कंट्रीब्यूशन अर्न हो रहा है, और प्रोडक्ट वाई के 2000 यूनिट्स को 36 पर यूनिट के कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट वाई से 72,000 का कंट्रीब्यूशन अर्न हो रहा है टोटल, और इस तरह टोटल कंट्रीब्यूशन हमें 75% प्रोडक्शन कैपेसिटी तक 234,000 का हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास
एडिशनल कैपेसिटी यूटिलाइज करने पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना इंकर होगा प्रोडक्ट वाई का। ठीक है, इसके लिए अगेन इसको निकालने के लिए हम देखेंगे कि प्रोडक्ट वाई की ऑफर प्राइस क्या थी 7.5। इसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ पैकेजिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली, वो आई 61.5। 77.5 में से 61.5 निकाला तो 16 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करने पे प्रोडक्ट वाई का। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट स्पेयर कैपेसिटी के लिए 16 का है हमारे पास, और हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं अवेलेबल स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करके 2333। हम 2333 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 37,328 का एडिशनल कंट्रीब्यूशन आएगा स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करके। और इस एडिशनल कंट्रीब्यूशन को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करके टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो 271,328 का अर्न होगा, जिसमें 162,000 टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोडक्ट एक्स का होगा, और 72,000 प्लस 37,328 प्रोडक्ट वाई का कंट्रीब्यूशन होगा, जो 109,328 होगा। तो ये हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा अगर हम स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज करें। ठीक है। उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट देखते हैं। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमें पता है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी कांस्टेंट रहती है जब तक कि कोई स्टेप चेंज ना आए। इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, और 75 से 100% कैपेसिटी तक जब तक हम जाएंगे उस वक्त तक फिक्स कॉस्ट सेम रहनी है। ठीक है, तो हम करंट कैपेसिटी पे फिक्स कॉस्ट निकाल लेते हैं। वो फिक्स कॉस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक सेम रहनी है। तो हम देखते हैं कि करंट टेबल पे फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, तो करंट टेबल पे हम देखते हैं फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी। हम सवाल पे जाते हैं, सवाल पे जाते हैं। हमें सवाल में ये बताया कि फैक्ट्री ओवरहेड 40% फिक्स है। फैक्ट्री ओवरहेड 2.5 पर यूनिट है। ठीक है, 2.5 पर यूनिट का 40% निकाल लेंगे। मैं इसको यहाँ पे ज़रा रब कर देता हूँ। इसको भी रब कर देता हूँ। ठीक है, और दोबारा से पेन चूज कर लेता हूँ। अब देखते हैं 2.5, 25 का 40% फिक्स है, 15 का 40% फिक्स है। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि 25 का 40% क्या आएगा। कैलकुलेटर लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। 25 का 40% 10 आएगा। ठीक है, तो 10 जो है वो फिक्स है फैक्ट्री ओवरहेड। 15 का 40% क्या आएगा, 6 आएगा। चले कैलकुलेटर पे करके देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएंगे। इसको क्लियर कर देते हैं, और 15 का 40% निकाल लेते हैं, 6 आया। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाई के लिए फैक्ट्री ओवरहेड 6 फिक्स है। ठीक है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस 60% फिक्स है। तो 40 का 60% क्या होगा वो निकाल लेते हैं, और 25 का 60% क्या होगा वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं क्लियर, इसको भी क्लियर करते हैं। 40 का 60% 24। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए
फिक्स एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस 24 है, और प्रोडक्ट वाई के लिए 25 का 60%, 25 का 60% क्या होगा देखते हैं। 25 का 60% 15 होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाई के लिए फिक्स एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस 15 होगा। इस तरह पर यूनिट टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, प्रोडक्ट एक्स के लिए 34 पर यूनिट होगी और प्रोडक्ट वाई के लिए 21 पर यूनिट होगी। इस 34 को 3000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 21 को 2000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। यहीं पे करके देख लेते हैं, 34 को मल्टीप्लाई करते हैं 3000 से और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं 2000 से, तो हमारे पास ये आ रहा है 42,000। 2000 इंटू 21, 2000 इंटू 21, 42,000, और 3000 इंटू 34 का 102,000, ठीक है। 102,000, इस तरह 154,000 फिक्स कॉस्ट बन रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट बन रही है। देख लेते हैं मैंने कोई गलती तो नहीं की, गलती हो भी सकती है, एनीथिंग कैन हैपन। सॉरी, मैंने टोटल में गलती की, 144,000, 102 प्लस 42, तो 144 बनेगा, 144 बनेगा, सॉरी। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो 144,000 आ गई टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो 144 टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई, 271,328 में से 144 निकाला, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 127,328 का, अगर हम बैंकॉक की ऑफर एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट वाई की प्रोडक्शन करें, ठीक है। और यही ऑप्शन जो है वो प्रेफर्ड ऑप्शन है, क्योंकि इस पे कंट्रीब्यूशन पर आवर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट की कंप्यूटेशन यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट हुई हुई है, मैंने वहाँ पर 25 का 40% निकाला, 60 का 40% निकाला, इन दोनों को ऐड करके पहले 34 निकाला और उसको 3000 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे दोनों अलग अलग किया हुआ है, ये प्रेजेंटेशन सवाल के लिए अच्छी है, वहाँ पे समझने में वो भी ठीक है, ये प्रेजेंटेशन सवाल के लिए अच्छी है, तो हम इस प्रेजेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं, इस फॉर्मेट को। अदरवाइज जिस तरह से आपका जहन प्रोसेस कर ले चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा था यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेयर कैपेसिटी का क्वेश्चन, ठीक है। इस क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में दूसरे डिसीशंस को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ये सेशन कंप्लीट कर लें। अगर कुछ रह जाता है तो फिर एक और क्लास कर लेंगे, अदरवाइज प्लान जो है वो 3 क्लासेस ही है, ठीक है। तो इस क्लास को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि मैं आपको आपके लिए आसान करने में कुछ हद तक कामयाब रहा हूँगा और आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह हाफिज़।